वो अगस्त 15 की एक दिन थी और कुछ कैदियों को अच्छे बर्ताव के कारण जेल से रिहा कर रहे थे। जेलर सर ने सबका लिस्ट बनाया और उसके नाम पढ़ने लगे। लिस्ट में जग्गू नाम का एक कैदी भी था। जब जग्गू नाम को जेलर साहब ने पढ़ा, तभी जग्गू भागता हुआ जेलर सर के पास आया और ऐसा बोला, अरे जेलर साहब, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? क्यों मुझे अभी भेज रहे हो? मेरा तो 5 साल और सजा है ना। अरे जग्गू, तुम इतना आलसी हो, तुम इस जेल में आज तक कुछ काम नहीं किया, बस रोज भर 2 अंडे खाना, चिकन खाना, पीना और सोना। अब हम इस जेल में तुम्हें नहीं रख सकते, तुमको तो जाना ही पड़ेगा। जग्गू एक लावारिस और अनाथ था। उसके जान पहचान के रिश्तेदार कोई भी नहीं थे। जग्गू अपना घर आया, लेकिन उसको घर में रहना अच्छा नहीं लगा। अरे जेल में तो बहुत अच्छा था। खाना टाइम पे मिलता था, अच्छे सफेद कपड़े थे और गप्पे मारने के लिए बहुत सारे दोस्त भी थे। अब यहां मुझे ही खाना पकाना पड़ेगा और सब काम मुझे ही करना पड़ेगा। यहां तो बिल्कुल बोरिंग है, क्या करूं मैं? ऐसा ही कुछ दिन गुजर गए। उस जेल का जेलर साहब का रिटायरमेंट हो गया। एक दिन जेलर सर को जग्गू मिलता है और आपस में बातें करते हैं। बोलो जग्गू, कैसे हो? अब तुम सुधर गए हो ना? क्या कर रहे हो आजकल? सर, मैं अपना जेल बिल्कुल मिस कर रहा हूं। मुझे वापस जाना चाहिए, कुछ करो सर। अरे हाँ जग्गू, मेरे रिटायरमेंट के बाद भी मैं अपना जेल को मिस कर रहा हूँ। मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन पता नहीं हम कर सकते हैं कि नहीं। क्यों ना हम एक मोबाइल पुलिस स्टेशन और जेल बनाएं, उस पर सभी को बिठाकर पैसे लेंगे, जेल और पुलिस स्टेशन की एक्सपीरियंस देते हैं, इससे हमारा कमाई भी हो जाएगा। अरे अच्छा आइडिया है सर। मेरे पास एक पुरानी ट्रक भी है, उसको हम पुलिस स्टेशन और जेल की तरह बदल सकते हैं। उस ट्रक को आधा हिस्सा पुलिस स्टेशन और आधा हिस्सा जेल में बना देते हैं। उस ट्रक को लेकर गांव शहर घूमते हैं। उस मोबाइल पुलिस स्टेशन और जेल को देखने और उसमें रहने के लिए बहुत लोग आते थे। जग्गू एक दिन रहने के लिए 500 रुपए लेता था। उनका ट्रक बहुत ही मशहूर हो गया। ऐसे ही वो मोबाइल जेल में रहकर एक आदमी ने ऐसा बोला, अरे जग्गू भाई, बाहर तो सब गंदा है, जेल में तो सुकून है। बस 500 भरो और आराम से एक दिन खाओ और पियो। आप तो सभी का इंतजाम कर दिया है। तभी जेलर सर ने ऐसा बोला, अरे भाई, तुम कह दो तो मैं तुमसे असल में अंदर ही करवा दूं, क्या बोलते हो? अरे नहीं सर, मैं शादीशुदा बाल बच्चे वाला आदमी हूँ। ये सब बाहर देखने के लिए अच्छा है। तो अच्छा है जग्गू भाई, इससे तुम जब भी चाहो जेल में रह सकते हो और तुम्हारा व्यापार भी सेट। अंडरग्राउंड सीक्रेट हाउस। शीलापुर नाम के एक गांव में विशाल नाम का एक साहूकार रहता था। वह सबको पैसा उधार देता था और अधिक ब्याज वसूल करता था। ऐसा वह बहुत सारा पैसा कमाता था। फिर भी वह बहुत बड़ा कंजूस था, किसी को भी मुफ्त में कुछ भी नहीं देता था। एक दिन उसने गांव के रास्ते पर बिना कुर्ते चल रहा था, लेकिन उसके हाथ में एक कुर्ता था। फिर उसका दोस्त लखन उसको रास्ते में मिलता है और ऐसा पूछता है, अरे विशाल, ये क्या है? तुम्हारी कंजूसी की तो हद हो गई। ये क्या है, तुम बिना कुर्ते की चल रहे हो? क्या करूं लखन, ये कल ही मैंने शॉपिंग मॉल में खरीदी है। ये पहनूंगा तो खराब हो जाएगा ना, लेकिन फिर लोग समझेंगे कि मेरे पास पैसे नहीं हैं कुर्ते के लिए, इसीलिए मैं इस हाथ में कुर्ते लेकर घूम रहा हूं। ठीक है भाई, ठीक है। आजकल सुना है चोरियां भी बहुत होने लगी हैं। कल ही मेरे गली में एक चोर पूरा घर को लूट लिया है। मैं तुम्हें इसीलिए बोल रहा हूं कि तुम सावधान रहो। अरे ऐसा क्या? ठीक है, मैं देख लूंगा। इसके लिए मैं कुछ ना कुछ तरकीब सोचूंगा। ऐसा बोलकर विशाल ने गांव में एक लैंड खरीदा। उसके ऊपर एक बड़ा सा गार्डन लगा देता है। वहां पर पेड़ पौधे और एक छोटा सा तालाब भी लगा दिया। उसने उस जमीन के नीचे एक अंडरग्राउंड सीक्रेट हाउस बना दिया है। उसका दरवाजा ठीक उस तालाब के नीचे था। ऐसा उसने नीचे पूरा घर, जैसे बाथरूम, किचन, हॉल, बेडरूम, सब कुछ बना दिया। वह हर रोज गार्डन में आता था और तालाब के नीचे की दरवाजे से अंदर चला जाता था।
वह हर रोज ब्याज की पैसे लाता था, सब उस सीक्रेट हाउस में अलमारी में रखता था। अरे ये बहुत अच्छा है, किसी को भी पता नहीं कि मेरा घर किधर है और कोई भी चोर इसे पकड़ ही नहीं सकता। एक दिन एक बड़ा चोर गांव के बैंक में डाका डालने के लिए एक सुरंग खोदता है, लेकिन अचानक वह चोर सुरंग खोदते खोदते विशाल की सीक्रेट अंडरग्राउंड घर में आकर गिर जाता है और देखता है ये कोई घर है। अरे ये क्या है? मुझे तो बैंक में चोरी करना है, लेकिन ये कोई घर जैसा दिख रहा है। चलो कोई बात नहीं, आज मैं इसको ही लूटूंगा। उसने आसपास देखा तो उसको एक बड़ा सा अलमारी दिखाई दी। धीरे धीरे जाकर अलमारी खोलने पर उसको बहुत सारे पैसे और जेवर दिखाई देता है। उसने जल्दी सब पैसे और गहने लेकर भाग जाता है। अगले दिन सुबह जब विशाल अलमारी को देखता है तो उसमें कुछ भी नहीं था। वह जोर जोर से रोने लगा और उसके दोस्त लखन के पास जाता है। अरे यार मैं तो बर्बाद हो गया, लुट गया, मेरा सारा पैसा कोई चोर ने चुरा ली। अरे यार, लेकिन तुम्हारा घर किधर है? दिखाओ जरा, चलकर देखते हैं। जब वह लखन को अपना अंडरग्राउंड घर दिखाता है, लखन घर में अलमारी देखता है और ऐसा बोलता है, अरे विशाल, चोर तो सुरंग की मार्ग से घर में आ पहुंचा है। चोर ने कोई भी सुराग नहीं छोड़ी। अब कोई फायदा नहीं, अब तो तुमको सबक मिलनी चाहिए। इसलिए बोलता था कि इतना कंजूस मत रहो और ज्यादा ब्याज के पैसे मत लो। ज्यादा कंजूसी दिखाएगा तो ऐसा ही होगा ना। पेटू मछली वाला। सुंगरपुर गांव में कन्हैया नाम का एक आदमी अपनी बीवी और बेटे के साथ रहता था। वह मछलियां पकड़कर और उन्हें बाजार में बेचकर अपने घर का गुजारा चलाता था। उसका बेटा चिंटू बहुत ही पेटू था। अधिक खाने की वजह से उसका पेट बाहर निकल आया था और उसे सब बच्चे पेटू पेटू कहकर चिढ़ाते थे। पेटू पेटू, देखो देखो पेटू आ रहा है। जब वह बड़ा हो गया तो एक दिन उसके पिता ने उससे कहा, अरे चिंटू बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, मेरे साथ चलकर मछलियां पकड़नी सीख लो। हाँ पिताजी, सीख लूंगा, ऐसी भी क्या जल्दी है। ऐसा कहकर वह उनकी बात टाल दिया करता था। एक दिन कन्हैया लाल बीमार हो गया तो चिंटू की माँ ने उससे कहा, बेटा चिंटू, तुम्हारे पिताजी मछली पकड़ने नहीं जा सकते बेटा, अब तुम्हें ही जाकर मछलियाँ पकड़नी होगी। यही हमारा खानदानी काम है, अब तुम्हें ही इसे संभालना होगा। ठीक है माँ, मैं जाता हूँ। चिंटू जाल और टोकरी लेकर मछली पकड़ने चला जाता है, लेकिन वह नदी तक जाते जाते ही थक जाता है और 2-4 मछलियाँ पकड़कर ही वापस आ जाता है। अरे चिंटू, इनसे तो सिर्फ हमारा पेट ही भरेगा बेटा, बाजार में क्या बेचोगे? कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन चिंटू की मौसी उनके घर आई और उसने उसकी माँ से कहा, बहन, इसका विवाह कर दो, यह अपने आप ही ठीक हो जाएगा। और उन्होंने एक सुंदर सी लड़की देखकर उसका विवाह कर दिया। चिंटू की पत्नी बहुत ही समझदार थी। घर आते ही उसने अपने सास ससुर की सेवा करनी शुरू कर दी और एक दिन उसने चिंटू से कहा, चलिए मैं भी आपके साथ मछलियाँ पकड़ने चलती हूँ। और वह टोकरी उठाकर और जाल चिंटू को पकड़ाकर दोनों मछली पकड़ने चले गए। उस दिन दोनों ने काफी मछलियाँ पकड़ी। चिंटू की पत्नी ने उससे कहा, आप घर जाने से पहले बाजार जाकर यह मछलियाँ बेच कर आइए, तब तक मैं आपके लिए घर में मछली पका कर रखती हूँ। चिंटू मना ना कर सका और टोकरी लेकर बाजार चला गया। मछलियाँ ले लो, मछलियाँ, ताजी ताजी मछलियाँ। क्योंकि चिंटू की पकड़ी मछलियाँ ताजी थी, इसलिए ताज़ा होने की वजह से उसकी सारी मछलियाँ जल्दी ही बिक गई और उसे अच्छे पैसे भी मिले। उसने घर आकर वह पैसे अपने माता पिता को दिए। सभी लोग खुश हो गए। अब रोज ऐसे ही चलता रहा। अधिक मेहनत करने से अब उसका पेट भी अंदर हो गया। अरे वाह चिंटू, तुम तो बड़े अच्छे और स्वस्थ लग रहे हो, अब तो तुम्हारा पेट भी अंदर हो गया। हाँ चाचा, यह सब तो मेहनत का कमाल है। चिंटू के माता पिता ने चिंटू की पत्नी का धन्यवाद किया। अब वह लोग खुशी खुशी रहने लगे। सीख, मेहनत से ही सब कुछ संभव है। कई साल पहले निजामपुर गांव में 2 दोस्त रहते थे। एक का नाम था भीमा और एक का नाम था बबलू। उन दोनों को फिल्म में एक्टिंग करने का बहुत शौक था।
काफी मेहनत करने के बाद दोनों को एक फिल्म में एक्टिंग करने का मौका मिला। उस फिल्म की शूटिंग हो रही थी। एक बड़ी सी मछली लोगों के पीछे भाग रही थी। तभी डायरेक्टर ने कट और ओके शॉट का इशारा दिया और लंच ब्रेक के लिए कहा। मछली के अंदर से भीमा और बबलू बाहर निकले। यार बबलू, हम लोग तो यहाँ हीरो बनने के लिए आए थे, लेकिन इसने हमें कहाँ फंसा दिया, क्या रोल दिया है हमें। हाँ भीमा, ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हमें खिलौना मछली को चलाएंगे। तुम ठीक कहते हो, जल्दी चलो वरना कैंटीन में खाना भी खत्म हो जाएगा। तभी मछली को देखकर भीमा बोलता है, यार बबलू, मेरे मन में एक आइडिया आया है। वह बबलू के कान में कुछ कहता है। वो दोनों रात को मौका पाकर खिलौना मछली को चुरा लेते हैं और उसे लेकर समुद्र के अंदर चले जाते हैं। समुद्र के अंदर इतनी बड़ी मछली को देखकर नाव वाले घबराने लगते हैं। मैं तुम्हें खा जाऊंगी। बचना चाहते हो तो तुम्हारे पास जो भी है सब मेरे मुंह में डाल दो। हे मछली रानी, मुझे मत मारो, ये लो, ये मैं तुम्हारे मुंह में डालता हूँ। ऐसा कहकर नाव वाला जितने भी उसके पास पैसे होते हैं मछली के मुंह में डाल देता है। वो सारे पैसे मछली के अंदर बैठे भीमा और बबलू को मिल जाते हैं। दोनों खुश हो जाते हैं। देखा बबलू, मैं ना कहता था, कमाई करने का इससे अच्छा जरिया नहीं हो सकता। हाँ यार भीमा, लेकिन बहुत भूख लगी है, क्या करें। वो देख बबलू, एक और नाव, चलो वहाँ चलते हैं। वो दोनों मछली को चलाकर उस नाव के पास लेकर जाते हैं। तुम मछुआरों ने हम मछलियों को बहुत सताया है, अब हमारी बारी है। मुझे बहुत भूख लगी है, जो कुछ भी है तुम्हारे पास वो मुझे दे दो, मैं खाना चाहती हूँ। इतनी बड़ी मछली देखकर उस नाव के ऊपर के नाविक भी डर जाते हैं। हाँ हाँ मछली रानी, ये लो, ये हमारे पास बिरयानी है, आप इसे खा लो। और वह नाव वाले नाविक अपनी सारी बिरयानी उस मछली के मुंह में डाल देते हैं, जिसे अंदर बैठे भीमा और बबलू बड़े मजे से खाते हैं। इस तरह कई दिन भी जाते हैं और उस बड़ी जादुई मछली के चर्चे सभी नाविकों में होने लगते हैं। इस बात का पता एक बहादुर मछुआरे विक्रम सिंह को लगता है। वह अपनी नाव लेकर समुद्र में जाता है। तुम खुद को बहुत होशियार समझते हो ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जल्दी मुझे कुछ खाने को दो, नहीं तो तुम्हें खा जाऊंगी। उन दोनों की आवाज़ सुनकर विक्रम सिंह समझ जाता है कि यहाँ तो जरूर कुछ गड़बड़ है। वह उनसे कहता है, हे मछली रानी, मेरे पास आपके खाने के लिए स्वादिष्ट व्यंजन है, कृपया इन्हें कबूल कीजिए। भीमा और बबलू स्वाद खाना देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन वो नहीं जानते थे कि विक्रम सिंह ने उसमें नींद की दवाई मिला दी है। सारा खाना खाते ही भीमा और बबलू को नींद आ जाती है और मछली एक ही जगह खड़ी रहती है। मौका पाकर विक्रम सिंह उस मछली पर छलांग लगाता है और वह जैसे तैसे उस मछली के अंदर घुस जाता है और बबलू और भीमा का सारा भांडा फूट जाता है। इस तरह विक्रम सिंह की अक्लमंदी से नाविकों को जादुई मछली के लालच से छुटकारा मिल जाता है।